याकूब की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जापान में शुरू होती है। टोक्यो की बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं, बल्कि फिशिंग विलेजेस में। उस मुश्किल टाइम में जब सब जगह प्रॉब्लम थी, एक यंग फिशरमैन का बेटा योशियो कोडमा ने उस सिचुएशन में भी अपना फायदा देखा। कोडमा ने ब्लैक मार्केट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, चैरिटी के लिए नहीं, बल्कि सप्लाई और लोगों को कंट्रोल करने के लिए। उसने आउटकास्ट्स, एक्स सोल्जर्स, गैम्बलर्स और पेडलर्स को एक साथ लाया और ऐसे याकूब को बनाया। याकूब नाम, जो एक कार्ड गेम में हारी हुई बाजी से आया था, बाहर के लोगों के लिए एक पहचान बन गया। कोडमा ने एक स्ट्रिक्ट कोड, रिचुअल्स और एक हायरार्की बनाई। डिसोबीडियंस का मतलब था क्रूर पनिशमेंट, जैसे कि फेमस युबित्सु या फिंगर कटिंग। यह सिर्फ एक गैंग नहीं था, यह जापान की राख से उठने वाली एक शैडो सोसाइटी थी। कोडमा का विजन सिर्फ गलियों तक लिमिटेड नहीं था, वह उन लोगों पर पावर चाहता था जो लॉ बनाते थे। याकूब को कम्युनिज्म से लड़ने वाले देशभक्तों के रूप में प्रेजेंट करके उसने पावरफुल साथियों और प्रोटेक्शन को पाया। अथॉरिटीज अक्सर दूसरी तरफ देखती थी, जिससे कोडमा का एम्पायर बिना किसी प्रॉब्लम के बढ़ता गया। फिशरमैन का बेटा एक किंगपिन बन गया था और उसका राज अभी शुरू ही हुआ था। याकूब की जड़ें जम चुकी थी, सिर्फ क्राइम में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए देश के पूरे सिस्टम में। उनका राइज जल्द ही जापान को हिला देगा और दुनिया इसे देखेगी। जैसे ही जापान ने फिर से कंस्ट्रक्ट किया, याकूब की एम्बिशन और ज्यादा बढ़ गई। कोडमा को पता था कि स्ट्रीट क्राइम की लिमिट्स है, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अनलिमिटेड था। याकूब किंग मेकर बन गए, प्रोटेक्शन और लेजिटिमेसी के लिए वोट्स और ताकत का यूज करते थे। उन्होंने वोटर्स को मोबिलाइज किया, राइवल्स को फियर आया और लेबर यूनियंस को कंट्रोल किया, जिससे पूरी इंडस्ट्रीज बंधक बन गई। उनकी फ्रंट कंपनियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की और पॉलिटिकल डीलिंग्स के लिए एक रेस्पेक्टेबल फेस प्रोवाइड किया। डोनेशंस और फंड फ्रीजर्स के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल्स में एंट्री ली। कई पॉलिटिशियंस ने अपने करियर याकूब की वजह से बनाए थे, जिससे क्राइम और स्टेट के बीच की लाइन धुंधली हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस रुक गई, क्योंकि उन्हें पावरफुल साथियों को एक्सपोज करने का रिस्क था। याकूब अब सिर्फ स्ट्रीट ठग्स नहीं थे, वे एक शैडो गवर्नमेंट थे। जापान पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। देश का फ्यूचर अब क्रिमिनल्स के हाथों में था और इसके रिजल्ट्स बहुत खराब होंगे। 1970 के दशक में याकूब की पावर पीक पर थी। वे सिर्फ पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते थे, वे डिसाइड करते थे कि जापान पर कौन राज करेगा। ताकुई तनाका, एक एम्बिशियस पॉलिटिशियन, को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक एज की जरूरत थी। योशियो कोडमा ने अपनी क्रिमिनल एम्पायर को रूलिंग पार्टी के अंदर सपोर्ट खरीदने और फिरने के लिए मोबिलाइज किया। रिश्वतें दी गई, राइवल्स को ब्लैकमेल किया गया और डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक ट्रांजैक्शन बन गया। याकूब का कॉम्प्रोमेट, डैमेजिंग सीक्रेट्स ने पॉलिटिशियंस को तनाका को सपोर्ट करने पर मजबूर किया या फिर बर्बाद होने पर। नेगेटिव प्रेस को दबाया गया और तनाका की जीत पक्की हो गई। तनाका के पावर में आने के साथ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोटेक्शन याकूब के फ्रंट्स को मिले। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस गायब हो गई और मॉब का गोल्डन एज शुरू हो गया। गवर्नमेंट अब उन क्रिमिनल्स की बंधक थी जिनसे उसे लड़ना था। याकूब ने एक प्राइम मिनिस्टर को बनाया था, यह साबित करते हुए कि उनकी पहुंच पूरी थी। क्राइम और पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़ गए थे। जापान की डेमोक्रेसी को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ और दुनिया ने इसे हैरानी से देखा। कोल्ड वॉर ने याकूब को एक अनलाइकली साथी दिया। सीआईए जापान में कम्युनिज्म के बढ़ने के डर से सीआईए ने कोडमा और उसके एंटी कम्युनिस्ट सिंडिकेट से हेल्प मांगी। लाखों का सीक्रेट फंड और हथियार याकूब को मिले, जिससे यूनियंस और पॉलिटिक्स पर उनकी पकड़ मजबूत हुई। याकूब सीआईए के एनफोर्सर्स बन गए, लेफ्टिस्ट प्रोटेस्ट्स को दबाते थे और सोशलिस्ट मूवमेंट्स को डिस्टर्ब करते थे। अमेरिकन सपोर्ट के साथ उन्होंने लगभग पूरी तरह से स्वतंत्रता से काम किया। इस अलायंस ने याकूब को कंजर्वेटिव सर्कल्स में लेजिटिमाइज किया और उनके एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया। सीआईए की शॉर्ट साइटेड स्ट्रेटजी ने एक मॉन्स्टर बनाया, जिसने जापान को दशकों तक करप्ट किया। एक दुश्मन से लड़ते हुए यूएस ने दूसरे को पावर दी, जो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी जापान को परेशान करेगा। सबक, आपके दुश्मन का दुश्मन आपका सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कभी कभी इलाज बीमारी से भी बदतर होता है और जापान ने इसकी कीमत चुकाई। याकूब को पता था कि पावर सिर्फ वायलेंस के बारे में नहीं थी, यह स्टोरी को कंट्रोल करने के बारे में थी। उन्होंने जापान की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री ली। फिल्म स्टूडियो और टैलेंट एजेंसीज के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। गंदा कैश क्लीन प्रॉफिट बन गया और मॉब का इन्फ्लुएंस लीगल इकोनॉमी में फैल गया। लेकिन यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, उन्होंने अपनी इमेज खुद बनाई। याकूब फंडेड शौर्य फिल्में गैंगस्टर्स को माफियन समुराई के रूप में रोमांटिक करती थी।
जिससे विलेन और हीरो के बीच की लाइन धुंधली हो जाती थी। ये मूवीज प्रोपेगेंडा बन गई, जिससे मॉब ऑनरेबल लगने लगी। याकूब ने टैलेंट एजेंसीज को भी कंट्रोल किया। ये डिसाइड करते थे कि कौन स्टार बनेगा और कौन नहीं। स्कैंडल्स को दबाया जाता था या उनकी मर्जी से बनाया जाता था। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड उनका प्लेग्राउंड बन गया और पब्लिक परसेप्शन उनके हाथ में था। मीडिया के थ्रू याकूब ने अपनी लेजेंड को फिर से लिखा। फैक्ट और फिक्शन के बीच की लाइन गायब हो गई और पब्लिक यह सोचती रह गई कि असली हीरो कौन थे। जवाब सिल्वर स्क्रीन से कहीं ज्यादा डार्क था। वायलेंट क्रिमिनल्स फोक हीरो कैसे बन गए? याकूब ने पब्लिक रिलेशंस में महारत हासिल की। उन्होंने करप्ट, इनइफेक्टिव गवर्नमेंट द्वारा छोड़ी गई गैप्स को भरा, एनफोर्सर्स और मीडिएटर्स के रूप में काम किया। कोबे अर्थक्वेक जैसी डिजास्टर्स के बाद याकूब ग्रुप्स ने ऑफिशियल्स से ज्यादा तेजी से हेल्प पहुंचाई, जिससे पब्लिक का थैंक यू मिला। उन्होंने फेस्टिवल्स को स्पॉन्सर किया, सुमो को सपोर्ट किया और ट्रेडिशन के गार्डियंस के रूप में खुद को प्रेजेंट किया। उनके टैटू और रिचुअल्स ने समुराई ऑनर को दिखाया, जो मॉडर्नाइजेशन से दूर रहने वालों के साथ जुड़ा। ऑनरेबल गैंगस्टर का मिथक जड़ पकड़ गया, लेकिन इस सपोर्ट ने लॉ एनफोर्समेंट का काम लगभग इम्पॉसिबल बना दिया। कोई भी क्रैकडाउन लोगों के प्रोटेक्टर्स पर अटैक के रूप में देखा जाता था। रॉबिन हुड की इमेज एक डेंजरस इल्यूजन थी। याकूब ने पब्लिक ट्रस्ट पर फल फूल रहे थे और इसका उपयोग अपने क्राइम को छिपाने के लिए करते थे। प्रोटेक्टर और प्रीडेटर के बीच की लाइन धुंधली हो गई और जापान ने इस मिथक पर विश्वास करने की कीमत चुकाई। याकूब का गोल्डन एज खून खराबे में खत्म हुआ। 1980 के दशक में लीडर की मौत के बाद कंट्रोल के लिए गुटों के बीच क्रूर गैंग वॉर्स शुरू हुए। पब्लिक प्लेसेस में शूटआउट हुए और इनोसेंट लोगों की जान गई। ऑनरेबल गैंगस्टर का मिथक टूट गया। अब वे क्रूर हत्यारे थे। देश में डर फैल गया और मीडिया मॉब के खिलाफ हो गई। पब्लिक टॉलरेंस खत्म हो गई। उसकी जगह एक्शन की डिमांड ने ले ली। पुलिस ने याकूब डिवीजन्स का फायदा उठाया, इन्फॉर्मर्स बनाए और इंटेलिजेंस इकट्ठा की। वॉर्स ने सिंडिकेट्स को तबाह कर दिया और उनकी पब्लिक इमेज को खराब कर दिया। याकूब को वायलेंट ठग्स के रूप में एक्सपोज किया गया, फोक हीरो के रूप में नहीं। उनकी यूनिटी टूट गई थी और उनकी पावर कम होने लगी थी। उनके डिक्लाइन का स्टेज सेट हो गया था। जापान उन्हें फिर कभी वैसा नहीं देखेगा। एक युग का अंत शुरू हो गया था। गैंग वायलेंस पर गुस्सा ने जापान की गवर्नमेंट को एक्शन लेने पर मजबूर किया। 1992 के एंटी बोर्योकुडन एक्ट ने याकूब को वायलेंट ग्रुप्स के रूप में लेबल किया, जिससे उनकी आखिरी बची हुई लेजिटिमेसी भी खत्म हो गई। नए कानूनों ने उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया। कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई अपार्टमेंट नहीं, कोई बिजनेस नहीं। उनकी फाइनेंशियल लाइफलाइंस काट दी गईं और मेंबरशिप बहुत कम हो गई। कभी शक्तिशाली सिंडिकेट्स 180,000 से घटकर 25,000 से कम हो गए। बूढ़े मेंबर्स को नए लोगों को रिक्रूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और याकूब पब्लिक लाइफ से गायब हो गए। उन्होंने साइबर क्राइम और फ्रॉड की तरफ रुख किया, लेकिन उनकी स्ट्रीट पावर खत्म हो गई थी। जापान के क्रैकडाउन ने साबित किया कि सबसे पुराने क्रिमिनल एम्पायर भी गिर सकते हैं। याकूब की कहानी एक चेतावनी है, क्राइम और पॉलिटिक्स को कभी मिक्स न होने दें। क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करना सिर्फ करप्शन और अराजकता को जन्म देता है। गवर्नमेंट और पुलिस में पब्लिक ट्रस्ट बहुत जरूरी है। इसे खो दें और गैंगस्टर्स वह जगह भर देंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई में यूनिटी और विजिलेंस की जरूरत होती है। ऑनर और अराजकता के बीच की लाइन पतली है। सावधान रहे, सतर्क रहे।